एक तरफ अमेरिका में अब इस युद्ध को लेकर संसद में बवाल मच गया है और बाइडेन के सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं। जानेंगे अमेरिका में ये हलचल कैसे मचा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोई मदद नहीं देखकर यूक्रेन अब G7 देशों के पास पहुंचा गुहार लगाने। G7 देशों ने क्या धोखा दे दिया या साथ दिया यूक्रेन का? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले इस महिला को जानिए। ये महिला है तुलसी गबार्ड और ये वही है, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें। ये राष्ट्रपति पद के लिए उठ चुकी है। 2 साल पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से ही ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब बाइडेन की पार्टी। अब इन्होंने सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद जो पोल खोल दिया है अमेरिका का, वो बड़ा जबरदस्त है। गबार्ड का एक अच्छा राजनीतिक इतिहास रहा है। 2021 में अमेरिका के संसद के निचले सदन से ये सेवानिवृत्त हुई हैं। तेज तर्रार छवि वाली नेता मानी जाती हैं और इन्होंने अचानक से क्यों दे दिया इस्तीफा, वो भी अपनी ही पार्टी को छोड़ दिया, इसके लिए बहुत बड़ी बात कह दी है। इन्होंने कहा कि कोई दूसरी पार्टी वो ज्वाइन नहीं करेंगी और न ही ट्रम्प की पार्टी में अभी जाने का कोई इरादा है। लेकिन कारण जब पूछा गया उनसे कि आपने डेमोक्रेटिक पार्टी क्यों छोड़ी, तो इन्होंने सोशल मीडिया पर साझा भी किया कि उन्होंने क्यों छोड़ी है। इन्होंने कहा कि अब इस पार्टी में कुछ बड़े लोगों के हाथों में पूरी ताकत आ गई है इस पार्टी की, और ये वो बड़े लोग हैं जो युद्ध की बातें करते हैं, जंग की बातें करते हैं और सिर्फ नस्ल भेदी ग्रुप तैयार करते हैं। पार्टी के अंदर अब धीरे धीरे नस्लों का ग्रुप बनता जा रहा है। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो लोग मेरी तरह सोच रहे हैं उन्हें पार्टी छोड़कर बाहर आ जाना चाहिए। अब ये कितनी लोकप्रिय है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि 2013 से ये लगभग 4 बार चुनी जा चुकी है और 4 बार ये सांसद रही है। इनका कहना है कि अब सरकार एक अलग तरीके से सोच रही है और सिर्फ लड़ाइयों को बढ़ावा देना चाह रही है। हालांकि तुलसी गबार्ड का इस तरीके से इस्तीफा देना अमेरिकी संसद में एक भूचाल लेकर आएगा, खास तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, क्योंकि ये शुरुआत है। इस वक्त जिस लड़ाई की बात हो रही है, ये लड़ाई सचमुच दुनिया में बड़ी तबाही लाने वाली है। ऐसा लगता है जैसे तीसरा विश्व युद्ध तो होकर रहेगा, लगभग तय हो गया है। जैसा कि हमने बताया आपको, धीरे धीरे यूक्रेन को अब हथियार मिलने कम हो रहे हैं और यूक्रेन के होश फाख्ता हो रहे हैं। दरअसल यूक्रेन ने जोश जोश में आकर रूस का पुल तो उड़ा दिया, लेकिन जिस दिन से पुल उड़ा है उसके 24 घंटे के अंदर से जो मिसाइलों की बारिश हो रही है, वो मिसाइलों की बारिश रुक नहीं रही है। यूक्रेन के बहुत अच्छे और कई प्रतिष्ठानों को सीधे सीधे निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन इस बार सोच चुके हैं कि हम बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, और ये होना तय था, क्योंकि ये जो पुल था ये रूसी शान का प्रतीक था, जिसे यूक्रेन ने इस तरीके से उड़ाकर एक ऐसा क्षण बना दिया है जिस क्षण में पुतिन के लिए भी कुछ अगर वो नहीं करते हैं तो दुनिया में उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। यही वजह है कि पुतिन इसके बाद इस तरीके के युद्ध को करने के लिए विवश हो गए हैं। अब जैसे ही पुतिन ने ये बारिश शुरू की है, वैसे ही दौड़े दौड़े यूक्रेन पहुंच गया है G7, क्योंकि उसे एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ मिसाइलों की बारिश से रुकने के लिए उसे छोटे मोटे हथियार नहीं चाहिए, उसे चाहिए एयर शील्ड, जो पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम बना दे जिस तरीके से इजराइल का सिस्टम है कि मिसाइल आए ही ना अंदर और बच जाए। अब G7 देश इनको तुरंत वीडियो कॉलिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक किया गया। दुनिया के बड़े नेता की बैठक उस वक्त हुई है जब रूसी बम बारिश की तरह यूक्रेनी शहरों पर गिर रहे हैं और पुतिन ने इससे भी भयानक तबाही की चेतावनी दे रखी है और कहा है ये सब कुछ भी नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ होगा। और रूस को रोकने के लिए यूक्रेन कह रहा है कि आप एयर शील्ड बना दो, एकदम से आर्थिक रूप से भी मदद दे दो, हम आभारी रहेंगे आप अगर ऐसा करते हैं तो। सबसे पहले यूक्रेन का
डर देखने को मिला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी और भी आगे बढ़ेंगे, इस बात की गुंजाइश खुद जेलेंस्की कह रहा था। वैसे आपको बता दें, यहाँ जो यूरोपीय देश हैं, इन यूरोपीय देशों का भी हाल बुरा हो रहा है। इनके भी हथियार लगभग खत्म हो रहे हैं। ये काफी लंबा युद्ध जरूर चला, लेकिन इस युद्ध में इन देशों के हथियार अब इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि इन्हें प्रोडक्शन फिर से किया जाएगा। यूक्रेन जो कि ये कह रहा है कि नहीं, जो 4 इलाके रूस ने लिए हैं वो हम वापस लेंगे, और G7 वही देश हैं जो समर्थन दे रहे हैं कि हाँ भैया तुम ले लो, आगे बढ़ो, हम तुम्हें मदद करेंगे। जबकि पुतिन ने 4 क्षेत्रों को कब्जाने के बाद ये कहा था कि आओ मिलकर बात करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं, पर यूक्रेन ने इस बात को नहीं माना। अब G7 की इस बैठक के बाद सबसे ज्यादा नजर पड़ गई कि G7 क्या कहता है, क्योंकि अब ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और ये स्थिति ऐसे हो रही है कि आप देखिए, कहा जा रहा है कि रूस को अब हथियारों की सप्लाई भी उत्तर कोरिया कर रहा है। उत्तर कोरिया जो कि रूस और चीन के द्वारा ही बनाया गया है। और इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने ये कहा है कि परमाणु हमला अगर होता है तो ये काफी गंभीर होगा, इसलिए इसे नजदीक से ध्यान दीजिए। 77 सालों से दुनिया परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहती है, आगे भी इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत भयानक होगा। वैसे आपको बता दें, जापान इस चीज को भुगत चुका है, इसलिए जापान परमाणु हमले के एकदम से खिलाफ है। पर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्थितियां और दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं। G7 देशों के बैठक से बहुत ज्यादा उम्मीद थी यूक्रेन को, लेकिन हुआ क्या है, G7 देशों ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया है। इसमें ये कहा है कि अच्छी बात है, तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे भी हम तुम्हें सहायता देंगे। रूस ने गलती की है, जो 4 क्षेत्र तुम्हारे कब्जा लिए हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तुम्हें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी साथ मिला हुआ है। हालांकि ये भी कहा इन्होंने कि अगर रूस ऐसा करता है, केमिकल या बायो या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है, तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन आपको बता दें, G7 की देशों ने एयर डिफेंस बनाने के लिए जेलेंस्की को कुछ भी नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है यूक्रेन को इन्होंने छोड़ दिया है मरने के लिए। बलि का बकरा यूक्रेन बन चुका है और यूक्रेन तबाह होगा। मेन मुद्दा तो एयर डिफेंस मांगने के लिए गया हुआ था यूक्रेन, लेकिन उसे नहीं मिला। हालांकि इस वक्त यूक्रेन को पीएम मोदी की बहुत याद आ रही होगी, जो सुलह कराना चाह रहे थे हाल फिलहाल में, और बड़ा ही गजब तरीके से जवाब दिया था यूक्रेन ने कि जब तक 4 क्षेत्र वापस नहीं मिलेंगे तब तक रूस से कोई समझौता नहीं होगा। G7 देशों ने भी एक तरीके से किनारा कर लिया है अब यूक्रेन से। वैसे ये स्थिति यूक्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक होती जा रही है, और आखिरकार ऐसे देश, ऐसे लोग जो अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं चलते हैं, उनका यही हाल होता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।